गपोड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गपोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है। अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में। जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवाकर। चाहे पड़ोस पे किसी का जन्मदिन हो, मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा, ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ, ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी, यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे, सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा, तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू, कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटे की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना? बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा, इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना?
रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। ट्रक हाईवे पूरा सुनसान था। चारों ओर ठंड से हाड़ कपा देने वाली ठंड चल रही थी। हाईवे के चारों ओर घना जंगल था। उसी हाईवे पर एक मर्सिडीज दौड़ रही थी। उसमें 3 लोग सवार थे, राहुल, निधि और उनकी 10 साल की बेटी तानिया। राहुल अपने दोस्त सैफ के घर ईद की पार्टी में शामिल होने के लिए गया था और पार्टी करके घर लौट रहा था। निधि ने मुस्कुराकर ड्राइव करते हुए राहुल से कहा, कुछ भी कहो राहुल, आज तो ईद की पार्टी में मजा आ गया। हाँ, मेरा दोस्त बहुत ही बिंदास और हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति है। मैंने देखा उसके घर पर शहर की एक से एक बड़ी हस्ती थी, मगर फिर भी वो उन सबको इग्नोर करके हमें इम्पोर्टेंस दे रहा था। हाँ, देगा क्यों नहीं, आखिर मेरा दोस्त जो है। सच में राहुल, अमेरिका से इंडिया लौटकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे तुम्हारा दोस्त सचिन अभी तक नहीं आया अमेरिका से? निधि की बात सुनकर राहुल चौंक कर बोला, ओह शिट यार, उसका फोन आया था कि वो इंडिया आ रहा है। उसने बोला था कि मुझे एयरपोर्ट पर पिक कर ले। निधि बहुत नाराज होगा वो। कोई बात नहीं, उससे बोल देना कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं रहा, और फिर तुम्हें सैफ की इनवाइट की हुई ईद पार्टी में भी तो शामिल होना था। निधि ने इतना बोला ही था कि उसकी बेटी तानिया ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मुझे भूख लगी है माँ, और प्यास भी। तानिया की बात पर निधि ने बुरा सा मुंह बनाकर उसकी ओर देखकर कहा, पार्टी में तो इतना खाया था तुमने, फिर भी भूख लगी है। निधि की बात पर तानिया ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पानी ही पिला दीजिए। कितनी बार बोला है मुझे मम्मी मत बोला करो। पानी अभी नहीं है, आगे जाकर कोई शॉप पड़ेगी तो बोतल खरीद के दे दूंगी। निधि की बात पर राहुल ने मुस्कुराकर कहा, छोटी बच्ची है निधि, इतना नाराज होना सही नहीं है। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक एक काली परछाई राहुल की कार के सामने आकर खड़ी हो गई। राहुल के पैर अचानक ब्रेक पर पड़ गए। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। ब्रेक अचानक लगने से पलटते पलटते बाल बाल बची थी। राहुल के चेहरे पर भयानक ठंडी में भी पसीने की बूंद टपकने लगी। वो दोनों कार से बाहर निकल आए। निधि ने डरते हुए कहा, आखिर कौन था ये? ऐसा लगा जैसे कि कोई भयानक काली परछाई मेरे कार के सामने आकर खड़ी हो गई हो। वह दोनों काली रात के सन्नाटे में इधर उधर देखने लगे। तभी निधि को एक घने पेड़ के पास दो चमकीली हुई आंखें दिखाई दी। उसकी आंखें बिल्कुल भेड़ियों की तरह लग रही थी। निधि ने चीखते हुए राहुल से कहा, राहुल देखो कौन है वो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने उस तरफ देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठने ही वाले थे कि अचानक एक अजीब सा चेहरा वाला भयानक सा आदमी बिजली की रफ्तार से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। राहुल ने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ था और उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमक रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके कंधे तक आ रहे थे और उसके दांत भेड़िए की तरह बाहर की ओर निकल रहे थे। हाथों की जगह नुकीले पंजे थे। राहुल को देखकर अजीब से अंदाज में हंसने लगा, मगर जैसे ही राहुल की नजर उसके कपड़ों पर गई, राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाते हुए बोला, भाईजान, भाईजान, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। राहुल ने इतना कहा ही था कि अचानक उस अजीब से देखने वाले भयानक आदमी ने अपने पंजों से राहुल की गर्दन कसकर पकड़ ली और एक ही सेकंड में उखाड़ कर जमीन पर फेंक दी। राहुल के धड़ से लाल रंग का खून का फुहारा फूट पड़ा। इस भयानक मंजर को देखकर निधि के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। निधि इससे पहले भागती कि अचानक उस भयानक दिखने वाले आदमी ने निधि को पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजे उसके पेट में गड़ा दिए और उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। निधि की एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। अचानक हवा का एक बवंडर उठा और वो भयानक सा दिखने वाला व्यक्ति देखते ही देखते बवंडर के साथ गायब हो गया। तानिया ने डरते डरते निधि के मोबाइल से पुलिस और सैफ को बुला लिया और कुछ ही देर में वहां चारों ओर पुलिस की गाड़ियां थी। पुलिस ने राहुल के दोनों दोस्त सैफ और सचिन को वहीं बुला लिया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने दोनों से कहा, मैंने ऐसी हत्याएं अपने करियर में कभी पहले नहीं देखी। ये काम तो ना किसी जानवर का लगता है, ना ही किसी इंसान का। सचिन कपकपाती हुई आवाज में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ कह नहीं सकता। जिस किसी ने भी इन दोनों को मारा है उससे एक बात तो साबित होती है कि वो इन दोनों से हद से ज्यादा नफरत करता था। अब सारी सच्चाई तो ये बच्ची ही बता सकती है। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अर्जुन तानिया के पास चला गया, जो बेहद डरी हुई थी।
तानिया ने आंखों देखी सारी घटना इंस्पेक्टर अर्जुन को बता दी। तानिया की बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन कंफ्यूज चेहरा लेकर मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। सचिन इंस्पेक्टर के पास आ गया और सैफ भी डरता हुआ इंस्पेक्टर अर्जुन के पास आकर बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर? तानिया ने क्या बताया? उसने जो बताया वो काबिल यकीन नहीं है। उसकी बात पर किसी भी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ तो बताया इंस्पेक्टर। हाँ, उस बच्ची के मुताबिक एक भूत ने निधि और राहुल को बड़ी बेदर्दी से मारा है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोनों बुरी तरह से चौंक गए। क्या मतलब है इस बात का? बच्ची बेहद डरी हुई है। हम आगे की तफ्तीश जारी रखेंगे। निधि और राहुल तो चले गए, अब तानिया को मैं रख लूंगा। नहीं नहीं, राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। तानिया अब मेरे साथ रहेगी। देखिए, बच्ची के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और आप दोनों भी शादीशुदा है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों बच्ची की सही से देखभाल कर सकते हैं। मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को फोन कर दिया है, वो भी आईपीएस ऑफिसर है। ये बच्ची आज से मेरे साथ रहेगी। उसका मासूम चेहरा मेरे दिल में उतर गया है। अब तुम दोनों जा सकते हो। पूछताछ के लिए मैं जब भी तुम्हें बुलाऊं तुम दोनों आ जाना। इंस्पेक्टर ने यह बात बोली ही थी कि अचानक वहां पर मौसम बदल गया। चारों ओर काली घटाएं छा गई और एक भयानक बवंडर उठा और देखते ही देखते सब पुलिस वालों के सामने वो भयानक चेहरे वाला आकार सबके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते उसने अपने भयानक पंजे सैफ की आंखों में डालकर उसकी आंखें निकाल ली। सैफ ने चीखते हुए वहीं दम तोड़ दिया। उस भयानक आदमी को देखकर सचिन उसके पैरों पर गिर गया। तुम तो भाईजान से कपड़े पहने हो। मैं समझ गया, तुम भाईजान हो। मुझे माफ कर दो भाईजान, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया था। वो भयानक चेहरे वाला गुर्राते हुए बोला, बता इन सबको कि ये सब इतनी भयानक मौत क्यों मरे। सचिन दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर अर्जुन के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ इसने इन तीनों को क्यों मारा। इसका नाम भाईजान था। जब ये जिंदा था ये किसी का भाई किसी की जान था। बहुत साल पहले ये हम सबका बहुत अच्छा गहरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। ये सबकी बहुत मदद किया करता था। इसकी प्यारी सी बेटी थी तानिया, जो इस वक्त कार के अंदर बैठी हुई है। ये इसी की बेटी है। भाईजान अपने सारे पैसों से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलना चाहता था जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा सके, मगर हम तीनों इसके लिए तैयार नहीं थे। हमारी नीयत उसकी दौलत पर खराब थी और एक दिन हम सब धोखे से ईद के दिन भाईजान को यहाँ ले आए और इसे मारकर फेंक दिया। तो फिर तुम सबने इसकी बेटी को क्यों जिंदा छोड़ दिया? हमें बाद में पता लगा कि भाईजान ने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है, इसीलिए हमने भाईजान की पत्नी को भी मार दिया। और तानिया का तुम 18 साल की उम्र पूरी करने का इंतजार कर रहे थे ताकि सारी जायदाद अपने नाम करा सको और बाद में उसे भी ठिकाने लगा सको। इसी के लिए तुम दोनों इस मासूम बच्ची को अपने साथ रखने की जिद कर रहे थे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तानिया को भी इसी जगह लाकर मार देते। सचिन की बात सुनकर इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। इंस्पेक्टर अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही भाईजान बिजली की रफ्तार से इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों के सामने से सचिन को पकड़कर ले गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में उठे एक तेज बवंडर के साथ गायब हो गया। सारी घटना इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों के सामने हुई थी। तानिया को इंस्पेक्टर अर्जुन और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। सौतेली बहनें। रंगापुर नाम के गांव में शालिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसे 2 बेटियां थी। एक का नाम था शिवानी और दूसरी का सुहानी। शिवानी जब छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी, जिसके कारण उसके पिता रघु ने दूसरी शादी कर ली, मगर उनका भी कुछ सालों में बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इसी वजह से शिवानी के मन में उसकी माँ और बहन के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। शिवानी और सुहानी में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। दोनों भी बहनें एक दूसरे से कभी प्यार से बात नहीं करती थी। शालिनी ये सब देख बड़ी चिंता में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, शिवानी, सुहानी, चलो आ जाओ, खाना खा लो। हाँ माँ, आई। हाँ माँ, मैं भी आई। ऐसा कहकर दोनों बेटियां वहां आ जाती है और देखती है तो उनकी माँ ने उन दोनों के लिए गाजर का हलवा बनाया था।
वो देख सुहानी और शिवानी बहुत खुश हो जाती है। माँ, तुमने ये हलवा मेरे लिए बनाया है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है कि मेरी दोनों बेटियों को हलवा कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों के लिए हलवा बनाया है। और मेरे लिए माँ? अरे हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया है। चलो अब जल्दी से खा लो, तुम दोनों को कॉलेज भी तो जाना है ना। जी माँ, मैं ये कटोरी ले लूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है कॉलेज में। हाँ ले लो, और सुहानी तुम ये वाली कटोरी ले लो। जी माँ। दोनों भी हलवा खाती है और एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देखकर वहां से चली जाती है। वो दोनों भी कॉलेज में एक साथ पढ़ा करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि शिवानी 3rd ईयर में थी और सुहानी 1st ईयर में। उन दोनों में 2 साल का अंतर था, फिर भी दोनों में हमेशा नोकझोंक हुआ करती थी, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो। ऐसे ही एक दिन, दीदी मेरे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है, तुम्हारी भी ट्रिप जाने वाली है क्या? हाँ मेरी भी जाने वाली है, मगर मेरा जाने का मन नहीं है। क्यों दीदी? क्योंकि वहाँ पे तुम हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैं जा रही हूँ। शिवानी और सुहानी एक दूसरे की ओर मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दोनों भी कॉलेज में जाती है। तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं, शिवानी तुम कॉलेज की ट्रिप में आने वाली हो? जी सर, मैं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देता हूँ। जी सर। ऐसा बोलकर टीचर ट्रिप के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट बना लेते हैं। घर आकर शिवानी और सुहानी ये बातें अपनी माँ को बताती है। सुहानी, शिवानी, तुम दोनों ट्रिप के लिए जा रही हो, मगर वहां जाके झगड़ा मत करना, नहीं तो ट्रिप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम झगड़ा नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ। ये लो ट्रिप के लिए पैसे, और बाकी के ये तुम्हारे पास ही रखना। माँ, हम कल जाएंगे और 2 दिन के बाद वापस आएंगे। ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल तुम दोनों को निकलना है। अब वो सब खाना खाकर सो जाती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो दोनों भी अपने अपने बस में बैठकर ट्रिप के लिए निकल जाती है और इधर शालिनी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद शालिनी को शिवानी का फोन आता है। माँ, हम दोनों यहाँ ट्रिप की जगह पहुँच गए हैं। अच्छा बेटी, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं रखती हूँ, हमें यहाँ अलग अलग स्पॉट देखने जाना है। ठीक है, और जब वक्त मिले तो फोन कर देना। हाँ माँ, अपना और सुहानी का ख्याल रखना। हाँ माँ। फोन रखने के बाद शिवानी और उसके क्लास के सारे दोस्त वहाँ की एक जगह देखने जाते हैं। सुहानी भी उसके क्लास के साथ एक दूसरी जगह देखने निकल जाती है। सारे बच्चे एक साथ घूमकर वापस आते हैं। शिवानी सुहानी को ढूंढती है, मगर सुहानी उसे कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए शिवानी को बड़ी चिंता होने लगती है। अरे, ये सुहानी कहाँ रह गई? इसका तो कुछ भी पता नहीं, कहाँ ढूंढूं इसे? तभी शिवानी को सुहानी दिखाई देती है और उसके जान में जान आ जाती है। सुहानी, कहाँ गई थी तुम? मुझे कितनी चिंता लग गई थी तुम्हारी। अरे मैं यहाँ ही थी मेरी सहेलियों के साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा बोलकर सुहानी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सब लड़के लड़कियाँ जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर लेते हैं और पहाड़ पर जाने के लिए निकलते हैं। वो सब आज थोड़ा घूमकर शाम तक निकलने वाले थे। सब विद्यार्थी एक हिल स्टेशन देखने चले जाते हैं। शाम होने तक उस पहाड़ी का मजा उठाते हैं, लेकिन सुहानी बिना किसी को बताए उस पहाड़ी के एक अनजान हिस्से में चली जाती है। वहाँ का मनमोहक दृश्य देखते देखते गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाती है। शाम हो जाने के कारण सभी विद्यार्थी वहाँ से निकलने लगते हैं और यहाँ सुहानी एक पेड़ के सहारे उस पहाड़ी की चोटी पर लटकी रहती है। शिवानी सभी विद्यार्थियों में अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सुहानी को ढूंढते ढूंढते शिवानी वापस उसी पहाड़ी के पास आती है और उसे आवाज लगाती है। सुहानी, सुहानी कहाँ हो तुम? दीदी मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। सुहानी की आवाज की ओर जाते ही उसे पता चलता है कि सुहानी पहाड़ी पर लटकी है। ये सब देखकर शिवानी बहुत घबरा जाती है। शिवानी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। तुम यहाँ क्यों आई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ को क्या जवाब देती? दीदी मेरा पैर फिसल कर मैं वहाँ गिर गई। मैंने बहुत आवाज दी, मगर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। तुम ढूंढती हुई आई और मुझे बचा लिया। तुम दुनिया की बेस्ट दीदी हो। हाँ सुहानी, चलो अब घर जाने के लिए देर हो जाएगी, बस निकल जाएगी। सुहानी को ऊपर खींचते वक्त शिवानी के हाथ पर बहुत सारे जख्म हो गए थे, इसलिए सुहानी अपनी ओढ़नी फाड़कर
उसके हाथ पे बांध देती है और अब वो दोनों बस के पास चले जाते हैं। क्या हुआ है शिवानी, हाथ से खून बह रहा है तुम्हारे? कुछ नहीं सर, मैं वहाँ पे गिर गई थी, अब मैं ठीक हूँ। टीचर और सारे छात्र गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए निकलते हैं। घर आने के बाद शिवानी सारी हकीकत अपनी माँ को बताती है और वो सब सुनकर माँ दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होते हो, इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता, मगर मेरी बच्चियों, खुद का भी ख्याल रखा करो। उस दिन के बाद दोनों सौतेली बहनों ने अपने बीच की सब नोकझोंक बंद कर दी और हंसी खुशी सगी बहनों की तरह रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबको एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं छोड़कर प्यार से रहना चाहिए। चंदनपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। पति, 2 बच्चे और एक बेटी, ऐसा उनका पूरा परिवार था। उसका पति श्रीधर पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। उसके कमाई से ही घर चलता था। चंपा ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल के रखी थी। उससे उसे जो भी मुनाफा होता वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा अशोक डॉक्टर और छोटा बेटा रवि वकील बन जाता है और दोनों अपनी ट्रेनिंग पूरी करने लगते हैं। एक दिन उनकी बहन ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और ज्योति की शादी पड़ोस के गांव के सरपंच जी के बेटे से हो जाती है। ज्योति बहुत ही कामचोर और गुस्सा करने वाली होती है। इसी कारण उसके ससुराल से उसे निकाल दिया जाता है। वो अपने पति को लेकर अपने मायके रहने आती है। अब चंपा का जमाई दुकान चलाता है और चंपा और ज्योति आराम से वहाँ रहती है। अरे ज्योति, जरा अपने कामचोर पति को कुछ काम करना क्यों नहीं सिखाती हो? कुछ काम का नहीं है वो। अरे हाँ माँ, उनके पिताजी ने तो उन्हें ही घर से निकाल दिया और हमारे माथे मर दिया। जाने दो, पति है। माँ और बेटी इसी तरह तानेबाजी करती रहती। अब बड़े बेटे अशोक की शादी उन्हीं के गांव के एक लड़की से करा दी गई, लेकिन उस लड़की से भी चंपा बहुत काम करवाती और वो बेचारी सासू माँ का आदर करके सब काम चुपचाप करती थी। एक दिन वो काम करके थक गई और एक जगह पर बैठ गई। ए कामचोर कमला, इतना सारा काम पड़ा है घर में, क्या वो तुम्हारा बाप आके करेगा? चलो उठ, काम कर। हाँ हाँ माँ जी, करती हूँ। ऐसा कह के कमला अपने काम पर लग जाती है और सारा काम खत्म कर देती है। चंपा अपने बेटे अशोक से घर आने के बाद चुगलियां किया करती थी। अशोक घर आकर कमला को बहुत भला बुरा कहता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठाया करता था। ये सब रवि देखा करता था और रवि को बहुत बुरा लगता था। अशोक मारने आता तो रवि बीच में पड़ जाता और माँ बाप को डांटता था और वही झगड़ा खत्म हो जाता था। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। रवि को रंजना नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ, मगर रवि, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए पहले तुम इसका कोई हल निकालो। अरे रंजना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन की क्या बात है? मगर रवि, तुम भी अगर मुझे मारने पीटने लगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगी। अरे हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हारा अधिकार है। अगले दिन रवि अपने घर में रंजना के बारे में बताता है। रवि की माँ चंपा उसे साफ मना कर देती है। रवि, तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करो बेटा। इस घर में ये आखिरी शादी है और मेरे भी कुछ अरमान है बेटा। अजय, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम इसकी बात मान जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रंजना से, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। सब चुप हो जाते हैं। अगले दिन रवि मंदिर से शादी करके घर आता है। सब अचरज से रवि की ओर देखते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला उन दोनों का स्वागत करती है और वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कैसे लगा मेरा घर? अच्छा है, मगर सब मिलजुल के रहे तो और भी अच्छा होगा। रंजना, तुम्हें मेरी माँ को सबक सिखाना होगा, तभी घर के सारे सदस्य ठीक हो जाएंगे। ठीक है रवि, जैसा तुम चाहो। अगले दिन रंजना अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी रुको, मेरे भगवान के मंदिर में तुम मत आओ, जाओ यहाँ से। ये कहकर सास रंजना को वहाँ से भगा देती है और घर के किसी भी काम को करने से मना कर देती है। तब क्या माँ जी, आज से मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। क्या बोल क्या रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो। पता है ना, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। रातों रात खबर छाप दूंगी और कोर्ट के चक्कर लगेंगे वो अलग, समझिए आप। सास चुपचाप देखने लगी और उसकी बेटी और ससुर भी देखते ही रह गए। रंजना ने कमला से कहा, दीदी, मुझे आपसे काम है, आप मेरे कमरे में आइए। और हाँ,
आज से खाना ज्योति दीदी आप बनाएंगी। अरे माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मुझे काम करने को बोल रही है। अजय सुनते हो? चलो मेरी मदद करो। हाँ आता हूँ। ज्योति किचन का काम करने चली गई और सास बाहर का काम करने लगी। रंजना कमला को लेकर अपने कमरे में गई और उससे कहा, कमला दीदी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप चुपचाप सह लेती हो, उसका ये नतीजा है। अब देखो दीदी कैसे काम कर रही है। आप कुछ काम करती थी क्या शादी के पहले? नहीं रंजना, मगर अब घर से ही अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करने का सोच रही हूँ। बहुत अच्छे दीदी, अब आप किसी से मत डरिए, हम हैं आपके साथ। सच में किसी के साथ होने का कितना महत्व होता है। अब उसकी सासू माँ ही घर के सारे काम करने लगी थी और ज्योति को काम करवाने की वजह से ज्योति भी अपने ससुराल जाने की सोच रही थी। अजी, यहाँ तो काम वाली से भी ज्यादा बुरी हालत हमारी हो गई है। चलो हम हमारे घर चलते हैं, सब है हमारे यहाँ। अरे रे, आप कहाँ चली? अभी भी काम बाकी है। ज्योति का पति रंजना से धन्यवाद कहता है और ज्योति को लेकर अपने घर चला जाता है। अब सासू माँ एक दिन पूरा काम करके इतना थक जाती है कि उसके बदन में बहुत दर्द होने लगता है। तब दोनों बहू सास के पास चली आती है और एक बहू सास के पैर दबाती है तो दूसरी बहू सर दबाती है। सासू माँ उठकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, अब से कभी ये गलती नहीं होगी। सास को उसके किए पर पछतावा होता है और ये देखकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश हो जाते हैं। रवि और रंजना भी बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, जो आज तक नहीं हुआ वो तुमने करके दिखाया। बहू हो तो ऐसी। रंजना अपने बर्ताव के बदले माफी मांगती है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब मिलके परिवार बनता है और हम सब परिवार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। परिवार के काम मिल बांट कर करना ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। सुबह होते ही वो हल लेकर खेत में लग जाता, पसीने और चिंता के साथ अपनी जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाता रहता। मोहन की पत्नी सरला एक सीधी साधी और समझदार महिला थी, जो हर हाल में घर संभालती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी गीता, जो समझदार और अच्छे स्वभाव की थी, और छोटी बेटी नीलम, जो चंचल और चालाक थी, लेकिन अपनी बड़ी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। दोपहर का समय था। रसोई में सरला चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। गीता उसके पास आकर चुपचाप सब्जी काटने लगी। गीता बेटा, तुम हर काम इतनी लगन से करती हो, सच में तुमसे घर संभल जाता है। माँ, ये तो मेरा फर्ज है, आप इतनी मेहनत करती हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है, शांत स्वभाव और समझदारी। इतना कहते कहते अचानक सरला को ध्यान आता है, अरे नीलम कहाँ है? सुबह से दिखी ही नहीं। नीलम, ओ नीलम। सरला जोर से आवाज लगाती है। कुछ पल सन्नाटा रहता है, फिर तेज कदमों की आवाज आती है। नीलम गुस्से और चिड़चिड़े अंदाज में रसोई में अंदर आती है। क्या है माँ, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही हैं? मैं कोई खाली नहीं बैठी थी। बात करने का ये तरीका है? मैं बस पूछ रही थी कि तुम कहाँ थीं। नीलम हंसते हुए तंज में, आपको मेरी क्या चिंता होगी, आपको तो बस आपकी आदर्श बेटी गीता की ही फिक्र रहती है। गीता, नीलम ऐसा मत बोलो। नीलम गुस्से में बीच में काटते हुए, आप चुप ही रहो दीदी, हर वक्त अच्छी बनने का नाटक मत किया करो। सबके सामने सीधी साधी बनती हो और सारी तारीफें भी तुम ही ले जाती हो। नीलम, बस करो नीलम, ये जलन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रही है। हाँ, जलन है मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा आप दोनों के बीच में छोटा और बेकार महसूस कराया जाता है। आप दोनों को तो बस एक दूसरे की अच्छाई ही दिखती है। दोपहर की तेज धूप खेतों पर चमक रही थी। मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे, लेकिन वो बिना रुके काम करता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बैलों की धीमी चाल और हल्की मिट्टी चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मोहन रुका, अपने माथे का पसीना पोंछा और आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, इस बार तो दया कर देना। हर साल की तरह इस बार भी अगर फसल खराब हो गई ना, तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की जिम्मेदारी है, घर का खर्च है, कब तक यूं ही जैसे तैसे चलता रहेगा। वो गहरी सांस लेकर फिर आसमान की ओर देखता है। बस भगवान,
इस बार कोई मुसीबत मत आने देना। बारिश समय पर हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, ताकि मेरे बच्चों को थोड़ा अच्छा जीवन दे सकूं। इतना कहकर वो फिर से काम करने लगता है। तभी दूर से कोई आवाज लगाता है। अरे मोहन! मोहन मुड़कर देखता है, उसका दोस्त रामलाल उसकी तरफ आ रहा होता है। क्या बात है भाई, आज तो बड़े सोच में डूबे हुए लग रहे हो। क्या बताऊं रामलाल, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इस बार तो मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, कभी ज्यादा धूप, कभी अचानक बादल। हाँ, बस यही डर लगा रहता है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देता है। देखना, इस बार सब अच्छा होगा। थोड़ा माहौल हल्का होता है, फिर रामलाल मुस्कुराते हुए पूछता है, अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ घर पे सब कैसे हैं? भाभी जी और तुम्हारी दोनों बेटियां कैसी हैं? सब ठीक हैं। सरला तो हमेशा की तरह घर संभाल रही है, और मेरी बड़ी बेटी गीता, वो तो बहुत समझदार हो गई है। घर के हर काम में हाथ बटाती है, कभी शिकायत नहीं करती। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। हाँ, लेकिन छोटी वाली नीलम, उसका स्वभाव थोड़ा अलग है, चंचल है और कभी कभी गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन उम्र भी तो ऐसी है। कोई बात नहीं मोहन, धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाते हैं। बस यही उम्मीद है कि दोनों बेटियां सही रास्ते पर चलें और खुश रहें। बाकी भगवान की मर्जी। दोनों कुछ पल के लिए खेत की तरफ देखते हैं, फसल, मिट्टी और अपने संघर्ष भरे जीवन को। चलो भाई, हिम्मत मत हारना, सब ठीक होगा। हाँ, उम्मीद तो उसी से है।